नमस्कार। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? न्यूटन्स के दूसरा गति नियम यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, हम लोग पिछले क्लास में न्यूटन के प्रथम गति नियम के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, अच्छा तरह से पढ़ चुके थे, समझ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के दूसरे गति नियम के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, न्यूटन के दूसरे गति नियम, न्यूटन के दूसरा गति नियम सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स पढ़ने से पहले हमको कुछ बेसिक जो डेफिनेशन है उसको पहले क्लियर करवा देते हैं। ठीक है, ताकि इसको समझने में आसानी हो। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। वेलोसिटी मतलब वेग। ठीक है ना, सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो वेलोसिटी इक्वल टू होता क्या है? सबसे पहले वेलोसिटी होता क्या है? तो कहता है किसी निश्चित समय में, ठीक है ना, तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है ना, वेग कहते हैं। एक इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? विस्थापन बटा समय, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो कहता है कि एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है ना, जैसे एक राम जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है, तो ये जो जितना डिस्टेंस कवर किया ए से बी तक जाने में, उसको हम लोग क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। क्लियर हो रहा है? हम क्या बताएं? वेलोसिटी क्या होता है? इकाई समय में एक निश्चित तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? विस्थापन बाय टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है कि एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब देखिए, इसका वेग का जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। वेलोसिटी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है द्रव्यमान। द्रव्यमान किसको कहते हैं? द्रव्यमान मतलब होता है कि किसी वस्तु में द्रव की जितनी मात्रा को भरा जाए। देखिए, ये द्रव्यमान है। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान मतलब कि किसी वस्तु में द्रव के जितनी मात्रा को भरा जाए, वही उसका क्या होता है? द्रव्यमान होता है। जैसे देखिए, ये एक बोतल है, तो कहता है इस बोतल का द्रव्यमान क्या होगा? तो इसमें हम पानी डालेंगे, फुल करेंगे इसको, तो जितना पानी अटेगा इसमें, वही इस बोतल का क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर? चलिए आगे। नेक्स्ट है द्रव्यमान इक्वल टू क्या होता है? कितना द्रव किसी वस्तु में भरा जा सकता है। क्लियर हो गया? इसका द्रव्यमान का जो एसआई यूनिट होता है, द्रव्यमान मतलब मास का एसआई यूनिट क्या होता है? केजी, है ना। इसका जैसे द्रव्यमान हम लोग हमेशा केजी में मापते हैं, है ना, कि इस मार्कर का वेट कितना है, इस डस्टर का वेट कितना है। ठीक है ना, तो ये क्या होता है कि मास का एसआई यूनिट क्या होता है? केजी में। हम लोग राइस क्या करते हैं? केजी में लाते हैं। 25 केजी का पैकेट, 20 केजी का पैकेट, 40 केजी का पैकेट, 1 क्विंटल का पैकेट, है ना। तो ये सब क्या है? एसआई यूनिट इसका केजी है, इसलिए हम लोग जो मास को जो है केजी में मेजर करते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे। मास क्लियर हो गया ना। अब कहता है देखिए कि थर्ड जो बेसिक जो है आपका है वो क्या कि जड़त्व और मास, ये द्रव्यमान में क्या संबंध है? तो जड़त्व और द्रव्यमान में क्या संबंध होता है? तो जड़त्व और द्रव्यमान में प्रत्यक्ष संबंध होता है। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली, है ना, डायरेक्ट रिलेशन होता है। किसके बीच में? जड़त्व और द्रव्यमान के बीच में जो संबंध है वो क्या होता है? डायरेक्ट संबंध होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। मास और इनर्शिया के बीच में जड़त्व और द्रव्यमान और जड़त्व के कंडीशन में क्या होता है? प्रत्यक्ष संबंध होता है। यानी कि मास बढ़ेगा, मास मतलब द्रव्यमान बढ़ेगा तो इनर्शिया भी बढ़ेगा, जड़त्व भी बढ़ेगा। ठीक है, क्या बताया? जड़त्व और द्रव्यमान में प्रत्यक्ष संबंध होता है। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट रिलेशन होता है। यानी कि जड़त्व और मास में प्रत्यक्ष संबंध होने का मतलब कि जब मास बढ़ेगा तो जड़त्व बढ़ेगा, यानी कि द्रव्यमान बढ़ा तो जड़त्व बढ़ा, और द्रव्यमान घट गया तो जड़त्व भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्लियर हो रहा है ना?
तो ये हो गया जड़त्व और द्रव्यमान में संबंध। कैसा संबंध होता है? प्रत्यक्ष संबंध होता है। नेक्स्ट है संवेग। संवेग मतलब बाबू मोमेंटम। संवेग मतलब मोमेंटम, ठीक है ना। संवेग क्या किसको कहते हैं? तो कहता है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं ना। एकदम सिंपल सा इसका फॉर्मूला से डेफिनेशन निकल रहा है कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। दैट मींस कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इन प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज द रिजल्ट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। यानी कि मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को, गुणनफल को क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। क्लियर है? मोमेंटम का जो ऐसा यूनिट होता है वो किलोमीटर क्या होता है? प्रति सेकंड होता है, ठीक है। मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या होता है? किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। आगे देखिए, अब इसको संवेग क्लियर हो गया। मोमेंटम क्या होता है? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इस द ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है, प्रति सेकंड। अब हम लोग चलते हैं त्वरण। त्वरण क्या है? त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। त्वरण के क्या? त्वरण को इंग्लिश में कहा जाता है एक्सेलरेशन। तो त्वरण होता क्या है? कहता है वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो त्वरण इक्वल टू होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। दर मतलब वहां समय लग गया ना, है ना। वेग में परिवर्तन की दर को, दर मतलब समय, किस दर से परिवर्तन हो रहा है, यानी कि दर वहां पे क्या होगा? टाइम होगा। तो वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, यानी कि त्वरण इक्वल टू वेग में परिवर्तन बटा समय। क्लियर हो गया? अब देखिए, त्वरण इक्वल टू वेग में परिवर्तन यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। क्लियर हो गया? अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटा देंगे तो वेग में परिवर्तन निकल जाएगा ना। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, यानी कि एक्सेलरेशन इक्वल टू जो होता है त्वरण a इक्वल टू क्या होता है? v माइनस u बाय t होता है। क्लियर हो गया? अब देखिए, इतना समझने के बाद वेग का डेफिनेशन, द्रव्यमान का डेफिनेशन, जड़त्व और द्रव्यमान में क्या संबंध है, और संवेग, ठीक है ना। ये 4 बेसिक डेफिनेशन जानने के बाद, त्वरण 5 बेसिक डेफिनेशन जानने के बाद अब हम आपको समझाएंगे न्यूटन के दूसरे गति नियम। अब क्लियर हो जाएगा। देखिए, न्यूटन का दूसरा गति नियम कहता है कि प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन की दर, प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है। क्या होता है? प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है। समानुपाती कहने का मतलब क्या हुआ? कि आरोपित बल के समानुपाती होता है। समानुपाती का ये साइन है ना। तो ये क्या होता है? प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन की दर, तो संवेग में परिवर्तन, दर मतलब टाइम नीचे, है ना। क्या होता है? आरोपित बल के समानुपाती होता है। समानुपाती क्या होता है? ठीक है ना। परिवर्तन की दर, तो परिवर्तन माने क्या हुआ? संवेग में परिवर्तन, दर मतलब बटा टाइम लगाएंगे तब ना पता चलेगा कि किस दर से परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो आरोपित बल के क्या होता है? समानुपाती होता है। एक बार फिर से, न्यूटन के दूसरे गति नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा परिवर्तन बल की दिशा में होता है। क्लियर हो गया? प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है और परिवर्तन बल की दिशा में होता है, यानी कि F इक्वल टू ma। देखिए, यही इसका फार्मूला है न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार। क्या होता है? F इक्वल टू क्या होता है? ma होता है। F इक्वल टू ma। अब देखिए, F इक्वल टू ma आता कैसे है, प्राप्त इसको कैसे करेंगे, इस फार्मूला जो है इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो फोर्स इक्वल टू क्या हो गया जी? ये मास ऑफ फाइनल वेलोसिटी हो गया। फोर्स इक्वल टू मास ऑफ क्या हो गया? मास ऑफ फाइनल वेलोसिटी, है ना। मास ऑफ फाइनल वेलोसिटी माइनस मास ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। मतलब फाइनल वेलोसिटी जो है, मतलब जो वेग है, ठीक है ना, तो जो अंतिम वेग है ना, किसी भी वस्तु का जो अंतिम वेग है और किसी भी वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है, दोनों के अंतर को t से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना। दर माने क्या होना चाहिए? किस समय, किस
दर से वो परिवर्तन हो रहा है, दैट मींस यहाँ दर क्या आएगा, टाइम आएगा, मतलब टाइम के रिलेशन में ये निकलेगा जो भी आएगा, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ फाइनल वेलोसिटी माइनस मास ऑफ इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। अब देखिए मास इसमें m में है, इसमें भी मास है, तो मास को कॉमन ले लिए, F इक्वल टू मास को कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा v माइनस u, यही है ना, v माइनस u बाई t का t, F इक्वल टू m का m है, इसको v माइनस u बाई t सेपरेटली कर दिया। अच्छा v माइनस u बाई t, अभी हम यहाँ पे एक्सेलरेशन जब पढ़ा है, त्वरण जब पढ़ा है, तो यहाँ एक सूत्र निकाले हैं, फार्मूला मेंशन किए हैं कि a इक्वल टू क्या होता है, v माइनस u बाई t, तो क्या होगा m इंटू क्या है, v माइनस u बाई t, तो m का m और v माइनस u बाई t के जगह पे हम क्या पुट कर दिए, एक्सेलरेशन पुट कर दिए, तो ये जो हो गया फार्मूला आ गया F इक्वल टू m, यही है आपका न्यूटन के दूसरा गति नियम। अब समझिए न्यूटन के दूसरा गति नियम के एग्जाम्पल समझिए क्या होता है। तो देखिए सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो है कि जब क्रिकेट के मैदान में जब प्लेयर मैच खेलता है, ठीक है, तो फील्डर जो कैच रोकने वाला जो कैच पकड़ने वाला जो फील्डर होता है, जब कैच उसके हाथों में आता है तो कैच पकड़ने के लिए वो अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, ठीक है ना। ऐसा क्यों करता है, ताकि उसके हाथ में बॉल का संपर्क ज्यादा रहे, ठीक है ना, उसके हाथ में बॉल का संपर्क ज्यादा रहे, एक्सेलरेशन ज्यादा रहेगा, एक्सेलरेशन क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, मास कम न हो जाएगा जी, ठीक है ना, एक्सेलरेशन कम ज्यादा रहेगा तो मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना, तो उससे उसको चोट क्या होगा, कम लगेगा। समझ में आया, मास जो है, मास तो फिक्स है, किसी बॉल का जो मास है वो तो फिक्स रहेगा, तो जब कोई बैट्समैन जो है बॉल को मारता है और एकाएक जब कैच, मतलब एकाएक खिलाड़ी अगर कैच पकड़ेगा तो उसके हाथ में क्या होगा, वेलोसिटी ज्यादा ना आके लगेगा, मोमेंटम उस टाइम ज्यादा ना रहेगा, मास किसका, बॉल का, ठीक है। लेकिन वही एक्सेलरेशन धीरे धीरे अगर लाता है पीछे की ओर, यानी कि हाथ का और बॉल का जो क्या होता है, जो टचिंग जो समय है, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाता है, और बढ़ जाने के कारण क्या होता है, आदमी को मतलब प्लेयर को चोट कम लगता है। इसीलिए मेनली इसका है कि हाथ को पीछे की ओर इसलिए खींचता है ताकि प्लेयर को चोट कम लगे। इसका और एक एग्जांपल है कि देखते हैं बालू, जैसे नदी वगैरह देखे, अगर गंगा जी, तो पटना में तो फेमस है गंगा जी तरफ जाते होंगे तो बहुत सारा छोटा छोटा जो बच्चा रहता है ना, वो बलुआ पे पूरा कूदते रहेगा, एकदम ठानते रहेगा, रस्सी लेके वो एकदम रनिंग करते रहेगा। या जो भी आर्मी वगैरह वाले जो लोग होते हैं, जो बच्चे जो तैयारी करते हैं आर्मी वगैरह का, जो रनिंग करते हैं, वो बालू में जो है ना, बालू में ज्यादा कूदिंग फानिंग वाला काम करते हैं, ठीक है, ताकि वहां उनको चोट कम लगता है, ठीक है। मतलब कि पक्के के कंपैरिजन में, ठीक है ना, बालू पर या मिट्टी पर कूदने में, है ना, चोट कम लगता है। क्यों, ये भी न्यूटन के दूसरे गति नियम के अनुसार होगा, ठीक है ना। क्योंकि बालू जो है क्या होता है, बालू पर जब कूदता है तो पैर और बालू का जो स्पर्श होता है, स्पर्श जो समय है, स्पर्श समय वो बढ़ जाता है, नहीं बलुआ पे कूदेंगे तो बलुआ थोड़ा सा धंसेगा ना जी, ठीक है, तो क्या होता है, एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण चोट कम लगता है। लेकिन वही अगर हम पक्का पे कूदेंगे तो पकवा पे कूदेंगे तो पकवा धंसेगा, आपका गोरे टूट जाएगा, ज्यादा ऊपर से कूदिएगा तो, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो एग्जाम्पल है कि कूदते और फांदते समय हम लोग बालू वाले जगह पे या मिट्टी वाले जगह पे ही क्यों जाते हैं, क्योंकि वहां पे खिलाड़ी को, प्लेयर को चोट कम लगता है। क्लियर हो गया। आई होप कि न्यूटन के प्रथम गति नियम के तरह ही आप लोग न्यूटन के दूसरे गति नियम को भी अच्छा से समझ लिए होंगे। अगले क्लास में हम लोग पढ़ाएंगे न्यूटन के तृतीय गति नियम के बारे में और उसका एग्जाम्पल, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।